हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज से मैं आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10th की सोशल साइंस की इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की जो पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर का नाम है फर्स्ट चैप्टर, तो उसको आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इस बुक को मैं बहुत जल्द सारे चैप्टर अपने वीडियोस में अपलोड कर दूंगा, इसलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ठीक है, और हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये पहली पार्ट है वीडियो में, इसमें हम देखते हैं कितनी चीज़ों को हम डिस्कस कर पाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि इस चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट तो हम सबको पता है कि डेवलपमेंट मतलब होता है विकास, ठीक है ना, किसी चीज़ में विकास करना। लेकिन रिसोर्स का मतलब क्या होता है? तो रिसोर्स का हिंदी मतलब होता है संसाधन। ठीक है, संसाधन। क्लियर है? तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये रिसोर्स होता क्या है, किसको हम रिसोर्स बोलते हैं। तो देखिए, सिंपल वर्ड में समझाने वाला हूँ आपको। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो देखिए, एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स provided it is technologically accessible, economically feasible, culturally acceptable, can be termed as resource। तो देखिए, जो भी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है ना, एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट, हर वो चीज़ जो हमारे वातावरण में इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करती है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, मतलब कि जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। फिर वो ज़रूरतें चाहे पूरी हो रही, चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, या फिर इकोनॉमी के माध्यम से, या फिर कल्चरल के माध्यम से, ठीक है ना, कल्चर के माध्यम से। मतलब चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, जैसे मशीन्स आ गए, तो बहुत सारी मशीन के यूजेस से हम बहुत सारी अपनी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये मशीन क्या है? तो ये भी रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो वो हर चीज़ जो कि अपने इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जो हमारी नीड्स को, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है, चाहे तो फिर वो टेक्नोलॉजिकली हो, इकोनॉमिकली हो, या फिर कल्चरली हो, उसी चीज़ को हम रिसोर्स बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उसी चीज़ को हम रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, रिसोर्स समझ में आ गया होगा। आप देखिए एनसीईआरटी बुक में आपके दिया है, देखिए, फिजिकल नेचर रिसोर्स कई प्रकार के होते हैं। तो नेचर, एक तो नेचर गिफ्टेड होता है, ठीक है, एक टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स जो होता है वो कई प्रकार से जुड़ा होता है, एक नेचर वाले रिसोर्सेज का यूज़ करता है, टेक्नोलॉजी भी यूज़ करता है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का भी यूज़ करता है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ये चार्ट देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज बताता है कि रिसोर्सेज को कितने क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, सिंपल दिख रहा है कि रिसोर्सेज जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेचुरल और एक ह्यूमन। ठीक है, नेचुरल आप सबको सिंपल वर्ड से ही पता रहा है कि नेचर से गिफ्टेड, जो चीज़ हमें नेचर से मिल रही है वो नेचुरल के अंदर आएगी। और ह्यूमन के अंदर जो मैन मेड है, जो आदमी ने बनाई है, ठीक है ना। तो अब नेचर के अंदर दो चीज़ें आती है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। इसको हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, अभी आप सिर्फ वो देख लो, ठीक है। फिर रिन्यूएबल के अंदर आनी है कंटिन्यूस या फ्लो, जो चीज़ कंटिन्यू है, ठीक है, जैसे वाटर है, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। बायोलॉजिकल है, जैसे नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट क्या कोई जंगल लगाने जाता है कि बहुत सारे पेड़ लगा रहा है तब वो जंगल बन गया? वो अपने आप जंगल बन जाते हैं, ठीक है, वेजिटेशन हो जाती है, नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। वाइल्ड लाइफ, ये बायोलॉजिकल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब ह्यूमन के अंदर क्या आएगा? स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, क्वांटिटी एंड क्वांटिटी। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं कि यह है क्या। देखिए, हमारे इन्वायरमेंट में हर वो चीज़ जो प्रेजेंट है उसका हमारे नेचर से बहुत गहरा रिलेशन है, ठीक है ना। हमारे रिलेशन नेचर से बहुत गहरा रिलेशन है। टेक्नोलॉजी, चाहे फिर वो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है ना। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्टेड विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजिकल क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट। अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए ह्यूमन बींग क्या करता है? इंटरेक्ट करता है, किसके साथ? नेचर के साथ। किसके माध्यम से? टेक्नोलॉजी के माध्यम से। या फिर वो फिर इंस्टीट्यूशन बनाता है, मतलब कि टेक्नोलॉजी जब लाएगा तभी उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशन बनाएगा, ठीक है, किसके लिए करता है? वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए, इकोनॉमिक में डेवलपमेंट की गति को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है? ये सब टेक्नोलॉजी का सहारा लेता है, ठीक है, और इंस्टीट्यूशन बनाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं अब क्या होता है। तो अब आगे देखते हैं कि जो रिसोर्सेस है उसको क्लासिफाइड किया गया है किस बेसिस पे?
पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के बेसिस पर कितने हैं रिसोर्सेज, बायोटिक है और एबायोटिक है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब कि क्या ये मतलब लंबे समय तक रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। एग्जॉस्टिबिलिटी, इनके होने या ना होने के बेसिस पर। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे इंडिविजुअल है, कम्युनिटी है, नेशनल है और इंटरनेशनल, ये सब रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना। ये क्लासीफाई किए गए हैं ऑरिजिन के बेसिस पे, एग्जॉस्टिबिलिटी के, नॉन रिन्यूएबल के, ओनरशिप के, कम्युनिटी के, नेशनल और इंटरनेशनल के। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेसिस पर पोटेंशियल रिसोर्स होता है, ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक और रिजर्व। तो ये हम सब पढ़ने वाले हैं कि ये एक एक करके हम पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं आप टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम समझने वाले हैं, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो अगर हम ऑरिजिन के बेसिस पे बात करें, तो ऑरिजिन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो पहला रिसोर्स है वो क्या है, वो बायोटिक रिसोर्स है। अब बायोटिक रिसोर्स क्या होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जो हमें बायोस्फीयर से ऑब्टेन्ड है, ठीक है ना, एनीथिंग विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, जो हमें बायोस्फीयर से ऑब्टेन्ड है और उसमें लाइफ है, मतलब वो जिंदा है, जैसे ह्यूमन बींग्स, ठीक है, फ्लोरा एंड फाउना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एट्सेट्रा। तो ये सब चीज़ किसके अंदर आ जाएगी, ये सब चीज़ आ जाएगी बायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत आ जाएगी। क्लियर है ये चीज़ें। चलिए अब दूसरी चीज़ आती है एबायोटिक। तो बायोटिक का उल्टा एबायोटिक, मतलब इसमें नॉन लिविंग थिंग्स रहेंगी, ठीक है। तो ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब वो हर चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स से बनी हुई हैं, ठीक है, उसको एबायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। जैसे रॉक, क्या पत्थर में जान है, नहीं है। मेटल्स में जान है, नहीं है, दे आर नॉन लिविंग्स, ठीक है, इसीलिए इनको एबायोटिक रिसोर्स बोला गया है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ये बायोटिक और एबायोटिक ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन थे, ठीक है ना, ऑरिजिन के बेसिस पर थे। लेकिन अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब उनके रहने या ना रहने के बेसिस पर, मतलब कि वो कितने लंबे समय तक रह सकते हैं। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर पहला आता है रिन्यूएबल रिसोर्स। अब रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब कि द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है। मतलब या तो फिजिकल प्रोसेस से या केमिकल प्रोसेस से या फिर मैकेनिकल प्रोसेस का यूज़ करके जिन रिसोर्सेज को हम रीन्यू कर सकते हैं, मतलब उनका यूज़ हम फिर से कर सकते हैं, उनको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ को रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे देखिए, सोलर और विंड एनर्जी। सूर्य क्या है, सोलर, वो तो अनलिमिटेड, सन इज द अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो सोलर जो है वो रिन्यूएबल है, क्योंकि हम उसका बार बार यूज़ करते जा रहे हैं, ये एग्जॉस्ट नहीं होगा, ये ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। विंड, हवा क्या ख़त्म होगी, नहीं ख़त्म होगी, इसको हम बार बार रीन्यू करेंगे, ठीक है। वाटर, अब देखो वाटर आप यूज़ करते हो, गंदा हो जाता है, आप वेस्ट कर देते हो, नाली में जाता है, नाली से फिर वो अंडरग्राउंड चला जाता है, नदियों में जाता है, फिर वो एवोपरेट हो जाता है, फिर कंडेंसेस होता है, तो वाटर साइकिल पूरा होके वो फिर से बारिश के रूप में हमारे पास पानी आ जाता है, तो क्या हो जाता है, रीन्यू हो जाता है, ठीक है, उसको हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आएंगी रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर, ठीक है। या फिर फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस से जिन रिसोर्सेज को हम रीन्यू करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, वो चीज़ होती है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। या फिर इसको हम रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं, और इसके एग्जांपल है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा, ठीक है। चलिए इसको हम आगे डिवाइड करते हैं कंटिन्यूअस और फ्लो में। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया था कि कंटिन्यूअस और फ्लो में, यहाँ पे चार्ट में मैंने दिखाया था ना कि जो चीज़ें क्या है, जो चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, जैसे पानी कभी ख़त्म होगा, नहीं ख़त्म होगा, पानी ख़त्म होगा तो ह्यूमन बींग की लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी, उनका एग्जिस्टेंस भी ख़त्म हो जाएगा। विंड, हवा, जो सांस लेने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़त्म होगा, नहीं ख़त्म होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, रिन्यूएबल पढ़ लिया हमने, अब नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल सिंपल सा मतलब है, उल्टा है कि दीज ऑकर्स अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, ये बहुत लंबे समय के बाद हमको मिलते हैं। जैसे मिनरल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। मिनरल, अब जैसे देखो फॉसिल फ्यूल होता है, ये हमको मिलियंस ऑफ ईयर एगो बाद मिलता है, मतलब कि ये रिसोर्स
बनने के लिए इनको सालों करोड़ों साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं इनको बनने में, ठीक है। और इनको रीन्यू नहीं किया जा सकता। जैसे आप मान लो पेट्रोल का एग्जांपल ले लो, आप गाड़ी में पेट्रोल डाले, ठीक है, पेट्रोल खत्म हो गया, तो क्या आप उसको रीन्यू कर सकते हो? दोबारा जो उड़ गया पेट्रोल बन के, भाप बन के एवोपरेट हो गया, क्या आप उसको फिर से पानी बना सकते हो? सॉरी, पेट्रोल बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। तो ये नॉन रिन्यूएबल है, इसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? फॉसिल फ्यूल हो गया, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज, ये मतलब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देख लिया कि एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर हमने रीनेबल रिसोर्सेज पढ़ा और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ा, ये दो चीज़ें हमने देख ली। अब देखिए आगे क्या पढ़ते हैं, ओनरशिप के बेसिस पर। ओनरशिप मतलब कौन कंट्रोल करेगा, तो ओनरशिप के बेसिस पर पहला आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। देखिए इंडिविजुअल से आपको क्या पता चल रहा है, इंडिविजुअल से आपको पता चल रहा है कि किसी पर्टिकुलर आदमी का, ठीक है। जैसे आपकी मोबाइल है, तो मोबाइल भी तो एक रिसोर्स है, तो वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है, ठीक है। ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन किया जाता है, ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर आदमी का होता है। क्लियर है यहाँ तक? मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम कि गांव में, जैसे विलेजेस में क्या होते हैं, फार्मर्स होते हैं, कुछ के पास उनकी ज़मीन होती है, कुछ के पास ज़मीन नहीं होती है। तो क्या करते हैं वो, जिनके पास ज़मीन नहीं होती है तो वो दूसरों के लैंड पे जाके काम करते हैं, और वो मतलब जितना भी प्रोड्यूस होता है वो पूरी मेहनत करते हैं, और जितना भी प्रोड्यूस होता है वो आधा लैंड ओनर को दे देते हैं, मतलब जिसका ज़मीन है उसको दे देते हैं, और आधा अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। तो ये जिनकी ज़मीनें हैं उनका ये इंडिविजुअल रिसोर्स है, उनके पर्टिकुलर का है, ठीक है ना। जैसे देखिए अर्बन में क्या होता है, शहर में क्या होता है, लोग प्लॉट खरीदते हैं, ठीक है, घर बनाते हैं या फिर अदर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो ये उनकी इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, ठीक है ना, ये उनका व्यक्तिगत संसाधन है, ठीक है। जैसे प्लांटेशन हो गया, पेस्चर लैंड हो गया, पोन्ड्स हो गया, वाटर इन वेल्स एटसेट्रा, ठीक है। देखते हो आप कि गांव में क्या होता है, कुएं बने होते हैं, वो पर्टिकुलर आदमी का पर्टिकुलर कुआं होता है कि ये हमारा कुआं है, ठीक है, ये फलाने का कुआं है, ऐसा बोला जाता है ना। तो ये होता है। अब जैसे कि एग्जांपल क्या हो गए, अब बोला गया है इसमें कि आप अपने घर में जितने भी आसपास के जितने भी इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ। तो ये तो आप अपने से भी कर सकते हो। तो इंडिविजुअल रिसोर्स सिंपल समझो कि इसमें जो प्राइवेट आदमी होता है वो उसकी ओनरशिप होती है, ठीक है। जैसे मान लो प्लॉट हो गया, लैंड हो, मतलब किसी भी आदमी की पर्टिकुलर जो चीज़ें होती हैं जो उसके द्वारा ओन्ड की जाती हैं, उसी को इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। अब उसी का उल्टा है कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज में वो चीज़ें जो कम्युनिटी के द्वारा, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा यूज़ की जाती है। देखिए यहाँ ये भी लिखा है कि देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, मतलब कि वो जो कम्युनिटी है उसके सारे मेंबर उस चीज़ को यूज़ करते हो, ठीक है। अब जैसे हमने देखिए इंडिविजुअल में क्या देखा कि जिस आदमी की वो ज़मीन रहेगी या फिर उसका रिसोर्स रहेगा इंडिविजुअल का, वो वही यूज़ करेगा, है ना। लेकिन कम्युनिटी में क्या होता है कि उसको एक मेंबर ऑफ कम्युनिटी यूज़ करते हैं, मतलब कम्युनिटी के सारे मेंबर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे विलेज में ले लीजिए, जो बरियल ग्राउंड्स होता है जहाँ पे दफनाते हैं वो सबके लिए बराबर होता है, ठीक है। ग्रेजिंग ग्राउंड जहाँ पे वो अपने मतलब जानवरों को चराने ले जाते हैं, ठीक है। और देखिए क्या होता है, जैसे विलेज गार्डन हो गया, ठीक है। तो ये सब आ जाएगा कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंदर, ठीक है, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज के अंदर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये मैंने आपको बता दिया। और भी एग्जांपल जैसे पब्लिक पार्क हो गया, ठीक है, पिकनिक स्पॉट्स हो गया, प्ले ग्राउंड इन अर्बन एरियाज, जो पार्क होते हैं खेलने के लिए, जो मैदान होते हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिटी के लिए होते हैं, ये मतलब पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं होते कि मेरा है तो मैं ही बस खेलूंगा, ठीक है, कम्युनिटी के लिए होते हैं। तो जो रिसोर्सेज कम्युनिटी के यूज़ के लिए होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, और जो इंडिविजुअल के लिए होते हैं उसको बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अब ओनरशिप के बेसिस पर ही आता है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल से क्या पता चल रहा है आपको, नेशनल से पता चल रहा है कि अपने कंट्री की, ठीक है। तो देखिए इसको मैं आपको बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, देखिए इसको मैं आपको समझा देता हूँ बहुत अच्छे से। देखो दोस्तों, नेशनल रिसोर्सेज को मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो जैसे एक पर्टिकुलर कंट्री का एक पॉलिटिकल बाउंड्री होता है, जैसे इंडिया का ये सब पॉलिटिकल बाउंड्री है, जहाँ देखिए मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, ये सब क्या है, ये इंडिया, सॉरी यहाँ से, ये देखिए इंडिया का ये पॉलिटिकल बाउंड्री है यहाँ तक, ठीक है। तो मतलब कि ये जो पॉलिटिकल बाउंड्री होती है इसके अंदर जितने भी रिसोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर जितने भी कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो नेशनल रिसोर्स के अंदर आ जाते हैं,
ठीक है ना। जितने भी कंट्री के अंदर रिसोर्स प्रेजेंट होंगे वो नेशनल रिसोर्स के, और कंट्री के ये अब देखिए ये कंट्री है, यहाँ पे क्या है, यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ इंडियन ओशन है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, मतलब यहाँ पे समुद्र ही समुद्र है, पानी पानी है। तो यहाँ पर भी समुद्र में भी रिसोर्सेज होते हैं। तो यहाँ से बाउंड्री से लेके 22 किलोमीटर तक, मान लो यहाँ तक 22 किलोमीटर आता है, तो यहाँ पे इंडिया जितने भी इसके अंदर रिसोर्स प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पर किसका कंट्रोल रहेगा, इंडिया का रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेज। और मान लीजिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 न्यूमेटिकल माइल्स है। न्यूमेटिकल माइल्स मतलब यहाँ पे इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इंटरनेशनल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आने लगते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम थोड़ा उसको पढ़ लेते हैं, थ्योरी को। देखिए दोस्तों, हम नेशनल रिसोर्सेज को थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी, कि ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। ठीक है, द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ पब्लिक गुड। अब देखिए, पब्लिक गुड के लिए किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को या इंडिविजुअल रिसोर्सेज को ये गवर्नमेंट क्या करती है, उसको एक्वायर कर सकती है। कंट्री जो है उसके पास पावर है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ से रोड बनना है। ठीक है, अब यहाँ से नेशनल हाईवे बनना है, यहाँ पे किसी आदमी की ज़मीन फंस गई। ठीक है, तो अब वो नहीं दे रहा है, तो अब यहाँ से तो रोड बनना था, तो उसकी ज़मीन फंस गई ना, तो यहाँ पे कंट्री के पास पावर है कि ये पब्लिक गुड के लिए काम हो रहा है, रोड हो रही है, तो रोड्स में सिर्फ सरकार थोड़ी चलेगी, लोगों की भलाई के लिए काम हो रहा है ना। तो यहाँ पे सरकार के पास पावर है कि इस ज़मीन को, ये किसी पर्टिकुलर आदमी की ज़मीन थी, तो इस ज़मीन को सरकार क्या करे कि उसको एक्वायर कर ले, उसको ले ले, और उसके बदले में उस आदमी को कुछ कंपेंसेशन देगी, उसको मुआवजा देगी। ठीक है ना, तो यही चीज़ लिखी है यहाँ पे कि कंट्री के पास लीगल पावर है कि कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक गुड के लिए, मतलब लोगों की भलाई के लिए वो एक्वायर कर सकती है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि कहाँ गया, यहाँ पे लिखिए लैंड, देखिए क्या लिखा है, लैंड, अरे ये थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है दोस्तों, देखिए क्या लिखा है, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड बिटवीन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, मतलब जितनी भी मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ है, लैंड है, जो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आते हैं, और ओशनिक एरिया मतलब समुद्र का जो 12 न्यूटिकल माइल्स है, 12 न्यूटिकल मतलब समुद्र से 22 किलोमीटर, जो मैंने आपको अभी समझाया है, तो वहाँ तक किसका कंट्रोल होगा, उस कंट्री का कंट्रोल होगा, पर्टिकुलर कंट्री का, और उसी को बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेज। मतलब कि एक कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो नेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है? अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज में क्या बोलता है कि उसके बियॉन्ड, ठीक है ना, मतलब उसके अलावा समुद्र में जो ओशियनिक, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है 200 नॉटिकल माइल्स के बाद, ठीक है ना, जैसे 22 किलोमीटर है तो ऐसे 12 न्यूटिकल माइल्स हमने देखा, 12 न्यूटिकल माइल्स बराबर कितना होता है, 22 पॉइंट कुछ किलोमीटर होता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही 200 न्यूटिकल माइल्स के बाद वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का हो जाता है, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिसोर्सेज पर अपना पावर रहता है, उनको कैप्चर करता है, एक्वायर करता है, इसीलिए इन रिसोर्सेज को इंटरनेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, और उस पर किसी भी इंडिविजुअल का या फिर किसी भी कंट्री का कोई हक नहीं बनता कि वो विदाउट परमिशन, विदाउट द कंकरेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब बिना उनकी परमिशन लिए उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। तो क्लियर है? तो यहाँ पे ओनरशिप के बेसिस पर हमने पढ़ लिया, क्या, ओनरशिप के बेसिस पर इंडिविजुअल पढ़ा, कम्युनिटी पढ़ा, नेशनल पढ़ा और इंटरनेशनल पढ़ा। अब पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो उसके बेसिस पर पहला आता है पॉलिटिकल रिसोर्सेज। और पॉलिटिकल रिसोर्सेज क्या होता है, देखिए सिंपल समझिए कि वो रिसोर्स जो पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है ना, मतलब कुछ रिसोर्स, कुछ संसाधन जो पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं लेकिन हम उनका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, उनका हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए लिखा है रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। देखिए जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि जो राजस्थान और गुजरात में कितनी ज़्यादा सोलर एनर्जी होती है ना, राजस्थान में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पे सोलर एनर्जी का यूज़ किया जा सकता है। सोलर एनर्जी से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, बिजली बचेगी, ठीक है ना। तो
सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे, लेकिन ये पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है राजस्थान में, लेकिन क्या है, हम इसका यूज़ अभी प्रॉपरली नहीं कर पाए हैं, अभी डेवलप्ड नहीं कर पाए हैं प्रॉपरली। देखिए लिखा है ना यहाँ पे कि सोलर एनर्जी बट सो फॉर दीज हैव नॉट बीन, अभी तक हमने इसका यूज़ जो है प्रॉपरली डेवलप नहीं किया है। तो कहने का मतलब कि पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होता है कि जो पर्टिकुलर रिसोर्सेज, जो पर्टिकुलर रीजन में कुछ रिसोर्सेज पाए जाते हैं, लेकिन अभी तक हम उनका जो यूज़ है वो डेवलप्ड नहीं कर पाए हैं प्रॉपरली, ठीक है ना। अब चलिए इसी के अंदर आ जाता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज का मतलब कि वो रिसोर्स जिनका सर्वे किया जा चुका है, उनकी क्वालिटी के बारे में पता लगाया जा चुका है, क्वांटिटी के बारे में भी पता लगाया जा चुका है, लेकिन उनका जो यूटिलाइजेशन भी हम करते हैं, ठीक है ना, उनका यूटिलाइजेशन भी, उनका यूज़ भी हम करते हैं, लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है, उसकी फिजिबिलिटी पर डिपेंड करता है कि कितनी आसानी से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि ये रिसोर्स डेवलप्ड है एक तरीके से, मतलब इसका सर्वे भी किया जा चुका है, इसकी क्वालिटी क्वांटिटी सब तरीके से पता लगा चुका है, ठीक है। और इसकी किस पर डिपेंड होता है ये रिसोर्स, टेक्नोलॉजी पर और लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी पर, ठीक है। तो ये होता है डेवलप्ड रिसोर्स। अब आता है स्टॉक। तो स्टॉक क्या होता है, वो मटेरियल, इन्वायरमेंट का वो मटेरियल विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। देखो वो रिसोर्स, जो वो मटेरियल जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने की पोटेंशियल रखता है, मतलब मानव की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के पास अभी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है उसका यूज़ करने के लिए। क्लियर है। स्टॉक वो चीज़ होती है, वो मटेरियल जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जो हमारे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, उस पर इतनी पोटेंशियल है कि वो मानव की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के पास अभी उसको यूज़ करने के लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। क्लियर है स्टॉक। तो ये हमारा स्टॉक हो गया। अब देखिए जैसे वाटर को एग्जांपल ले लीजिए, वाटर क्या है, एक स्टॉक है। वाटर किससे किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और ये जानते हैं आपकी कितनी इनफ्लेमेबल गैस होती है, मतलब कि आग आग अगर जलाना है, आग लगाना है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन कैन बी यूज एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रोजन को रिच सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन हमें उसके बारे में नहीं पता कि हम उसको किस पर्पज़ के लिए और कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको स्टॉक बोलता जाता है। अब रिजर्व्स क्या होते हैं, तो देखिए रिजर्व्स आर द सब्जेक्ट ऑफ द स्टॉक, ये सब स्टॉक के सब्जेक्ट होते हैं, विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजिकल नो बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। जो हमें पता है लेकिन अभी तक इसका यूज़ नहीं किया जा रहा है, उसका यूज चालू नहीं हुआ है, ठीक है। दिस कैन बी यूज टू मीट फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, ये मतलब अभी रिजर्व करके रखी गई हैं, शायद इनका फ्यूचर में, भविष्य में इनका इस्तेमाल हो, इनका जो यूज़ है वो स्टार्ट कर दिया जाए, लेकिन अभी रिजर्व है, अभी इनका यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, मतलब कि पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाना, ठीक है। तो इसका यूज़ होता है लेकिन लिमिटेड में होता है, ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं होता, लिमिटेड होता है। तो अभी इसका स्टार्ट अच्छी तरीके से मतलब इसका यूज़ स्टार्ट नहीं हुआ है, इसको फ्यूचर जनरेशन में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया जा सकता था, ठीक है। तो ये हो गया रिजर्व्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए वीडियो को हम ख़त्म करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसे ही हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।